तो दोस्तों आज हो गया 5 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 1 रुपये की सज़ा भर से ख़त्म नहीं होगी, प्रशांत भूषण की मुश्किलें, रद्द हो सकता है वकालत करने का लाइसेंस। जी आपको बता दें, वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुरू किए गए आपराधिक अवमानना केस के नतीजे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अब उनके वकालत लाइसेंस के ऊपर गाज गिर सकती है। एक तरफ जहां सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत भूषण को दोषी करार देने के बाद 1 रुपये का जुर्माना लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के बाद अब उनके लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। फैसले के पैराग्राफ 89 में कहा गया है कि एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो नामांकन को निलंबित कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली बार काउंसिल से कहा है कि वो प्रशांत भूषण के ट्वीट्स की जांच करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण का दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर नामांकन है। आज की दूसरी बड़ी खबर, चुनाव आयोग का ऐलान, 29 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव। जी आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय ही 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले ही पूरा करना है। उसी समय के आसपास अलग अलग राज्य के 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। बता दें कि वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। आयोग ने भी कोरोना काल में चुनाव और उपचुनाव कराने को लेकर हाल ही में गाइडलाइंस भी जारी कर दिया था। तभी से ये तय हो रहा था कि कोरोना और बाढ़ग्रस्त बिहार में तय समय पर ही चुनाव होंगे। हालांकि विपक्षी दलों समेत एनडीए में शामिल एलजेपी ने भी बिहार में चुनाव टालने की मांग की थी। आज की तीसरी बड़ी खबर, हेट स्पीच को लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन किए जाने के बाद तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया है कि उनका फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए बैन का सवाल ही नहीं उठता है। टी राजा सिंह ने सोशल मीडिया कंपनी के कांग्रेस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। टी राजा सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ झूठे बयान देने का आरोप लगाया है। तेलंगाना से बीजेपी के इकलौते विधायक राजा सिंह ने दावा किया है कि अप्रैल 2019 से उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है और फेसबुक ने हाल ही में जिन पेज को बैन किया है हो सकता है उन्हें उनके फॉलोअरों ने बनाया हो। बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच मामले में पक्षपाती रवैया के आरोप के बीच फेसबुक ने गुरुवार को टी राजा सिंह को हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाले पोस्ट के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किया सिंघम का जिक्र, तो असदुद्दीन ओवैसी बोले आपकी पार्टी के सीएम ही करते हैं ठोक देंगे की बात। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में ट्रेनी आईपीएस अफसरों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने उनके आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बॉलीवुड फिल्म सिंघम का उदाहरण दिया। पीएम मोदी के इस उदाहरण पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जवाब आया है। ओवैसी ने कहा है कि आपकी पार्टी के नेता ऐसी बातें करते हैं कि ये नए आईपीएस ऑफिसर आपकी बातों को सीरियसली कैसे लेंगे। दरअसल शुक्रवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि आजकल जो नए पुलिस ऑफिसर आते हैं उन्हें लगता है कि वो आते ही ऐसा रौब जमाएं कि बदमाशों में उनका खौफ हो जाए। पीएम मोदी ने कहा कि सिंघम जैसी फिल्में देखकर ये ऐसा सोचते हैं जिसकी वजह से अच्छा काम पीछे छूट जाता है। युवा आईपीएस ऑफिसर से पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा है कि आप लोग ऐसा ना करें। इसके बाद आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जवाब आया। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके पार्टी से हैं कहते हैं ठोक देंगे, बोली नहीं तो गोली। आपकी सांसद गोडसे को देशभक्त कहती है और शहीद हेमंत करकरे की मौत का जश्न मनाती है। ऐसे में युवा ऑफिसर आपकी बातों को सीरियसली कैसे लेंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से ठीक पहले लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लोकप्रियता बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम बिहार प्रदेश कार्यालय दारुल ईमान किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने जाप पार्टी से इस्तीफा देकर अपने हजारों समर्थकों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के हाथों से पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर सीतामढ़ी जिले से भी कई लोगों ने पार्टी में शामिल हुए। आज की छठी बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
कि मोदी जी नचाए मोर और मस्त हुए सब देश के चोर, गरीबों के हाथ में कटोरा, देश जा रहा किस ओर। आज ही यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक करोड़ों महिलाएं अब गरीबी के गर्त में दूसरे गरीबों के साथ पिछड़ जाने वाली हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 40 करोड़ भारतीय गरीबी की गर्त में गरीबी रेखा से नीचे धकेले जा रहे हैं। परंतु सरकार कहां है? ऐसा लगता है कि अब की बार गरीबों पर वार, अब की बार गरीब विरोधी सरकार। झुंझुना पकड़ाकर गरीबों को तरक्की का सत्ता में आए थे मोदी जी, परंतु 6 साल के बाद हालात क्या हैं? पेट में रोटी नहीं, हाथ को काम नहीं, घर में आराम नहीं। क्या करे गरीब, क्या करे निमन आय वाला व्यक्ति? रोजगार रोटी जा रहे हैं, पर सरकार जैसे बेखबर सोई पड़ी है। आदरणीय देशवासियों, अब सोचने का समय है कि हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क के अंदर क्या मतलब है। फ्रॉड वर्क हमने 6 साल के अंदर देखा, जहां मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं केवल उन्होंने पैसा कमाया। अगर लॉकडाउन की ही बात करें तो अडानी और अंबानी की आय तो लगभग 35% बढ़ गई, परंतु आपकी जीडीपी जिससे आय बढ़ती है वो 24% नीचे गिर गई। क्या ये सरकार हमने बनाई थी 6 वर्ष पहले? हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क का अंतर समझना है तो श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से समझिए। और आज वो याद दिलाने का समय आ गया है। जब 2004 में भाजपा से कांग्रेस ने सरकार ली तो देश में गरीबी की दर थी 38%। 10 साल बाद जब कांग्रेस ने 2014 में सरकार छोड़ी तो देश में गरीबी की दर गिरकर 21.9% रह गई, यानी 16% गरीबी दर गिर गई। 14 करोड़ हमारे गरीब भाई बहन गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए। 40 करोड़ का मध्यम वर्ग देश के अंदर हो गया। ये हार्ड वर्क है। ये भी हार्ड वर्क है कि गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेस ने 10 साल में 16 कार्यक्रम चलाए और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15.5 लाख करोड़ रुपया इन कार्यक्रमों को दिया। अकेले मनरेगा कार्यक्रम में, जिसमें 100 दिन का काम सुनिश्चित किया गया, 213 करोड़ मैंडेज क्रिएट हुए और इतने गरीबों के हाथ में हिंदुस्तान के गांव के अंदर पैसा गया, जिससे खपत बढ़ी। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में औद्योगिक विकास की दर 8.5% थी। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में जीडीपी 7.5% की दर से लगातार बढ़ी, चाहे वैश्विक संकट भी आया। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में 300% न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का बढ़ा और लोगों की आय 300% बढ़ी। दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, इसे हार्ड वर्क कहते हैं। फ्रॉड वर्क वो है जो हमने पिछले 6 साल के अंदर देखा। बात गरीबों की करो, मदद उद्योगपतियों की करो। किसी दोस्त ने सही कहा है कि मोदी जी नचाए मोर और मस्त हुए सब देश के चोर, गरीबों के हाथ में कटोरा, देश जा रहा किस ओर। आइए सोचिए कि क्या ये सरकार गरीब विरोधी नहीं, गरीबों का उन्मूलन करने वाली नहीं, गरीब के खिलाफ अतिक्रमण और आक्रमण करने वाली नहीं? अगर है तो आइए मिलकर आवाज उठाइए गरीब के खिलाफ वाली सरकार को सदा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए और गरीब को ताकत देने के लिए, ताकि वो देश की प्रगति का एक मजबूत पैसा कमाया। अगर लॉकडाउन की ही बात करें तो अडानी और अंबानी की आय तो लगभग 35% बढ़ गई, परंतु आपकी जीडीपी जिससे आय बढ़ती है वो 24% नीचे गिर गई। क्या ये सरकार हमने बनाई थी 6 वर्ष पहले? हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क का अंतर समझना है तो श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से समझिए। और आज वो याद दिलाने का समय आ गया है। जब 2004 में भाजपा से कांग्रेस ने सरकार ली तो देश में गरीबी की दर थी 38%। 10 साल बाद जब कांग्रेस ने 2014 में सरकार छोड़ी तो देश में गरीबी की दर गिरकर 21.9% रह गई, यानी
16% गरीबी दर गिर गई। 14 करोड़ हमारे गरीब भाई बहन गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए। 40 करोड़ का मध्यम वर्ग देश के अंदर हो गया।